वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, इस बारे में हम जो है थोड़ा सा बात इस पर करेंगे। तो यह हमारा दूसरा प्रकार था अनादर्श विलयन का, दूसरा प्रकार था अनादर्श विलयन का यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ये दूसरा प्रकार था। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर ये जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये टाइप है। अब इसमें क्या है कि भाई राउल्ट का नियम होता क्या है? राउल्ट का नियम होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राउल्ट के नियम को, पी ए बी इक्वल टू होता है हमारे पास पी ए नॉट, ये राउल्ट का नियम मैं लिख रहा हूँ, एक्स ए कर दीजिए इसको, प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये राउल्ट का नियम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम यही है पी ए बी बराबर, लेकिन राउल्ट का नियम से यहाँ पे क्या हो गया है, इसके लिए पी ए बी बराबर क्या हो गया है, लोअर देन हो गया है इनके जोड़ से या इनके सम से। तो एक तो चीज़ ये याद रखनी है, ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जो पी ए बी होगा, पी ए बी है क्या, पी ए बी है विलयन का वाष्प दाब। पी ए बी क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब, ये पी ए बी जो है विलयन का वाष्प दाब है। इसका जो योग होगा वो इन दोनों के योग से कम होगा, है ना। और दूसरा क्या है, डेल्टा मिक्सिंग एच, यानी इसको क्या कह सकते हैं आप, विलयन की एंथैल्पी, है ना। इसको आप क्या कह सकते हैं, विलयन की एंथैल्पी, विलयन की एंथैल्पी परिवर्तन, है ना, एंथैल्पी परिवर्तन, इसको कह सकते हैं हम विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन। ये जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी क्या है, 0 से कम है, ठीक हो गया, यानी नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव तो होगा 0 से कम। तीसरा क्या है, ये है आयतन में परिवर्तन हो गया, जब विलयन आप बना रहे हैं तब आयतन में परिवर्तन जो है, आयतन में परिवर्तन, और आयतन में परिवर्तन भी क्या है, वो भी नेगेटिव है, वो भी क्या है, नेगेटिव, यानी घट रहा है, आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं अनादर्श विलयन की इसको, ये तीन चीज़ें अनादर्श विलयन को डिफाइन करती हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ये ऋणात्मक विचलन का कारण क्या है, उसके बारे में बात करनी है। ऋणात्मक विचलन का कारण क्या है, ये आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं इसके, क्या कारण है कि भाई राउल्ट के नियम से ये ऋणात्मक विचलित होते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। जैसे ये आपके हमारे पास दो अवयव थे, इसको मैं विलेय कह रहा हूँ, ये मान लीजिए विलेय था, कम मात्रा में था, और ये वाला जो था हमारा, ये क्या था, ये विलायक था जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट था। तो इसके अंदर ए और ए के यानी विलेय के अणुओं के बीच में कोई बल या कोई टक्कर कह लीजिए, या कोई बल इनके बीच में काम कर रहा है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य क्रिया बल बोलते हैं, या इंट्रैक्शन फोर्सेस उसको कहा जाता है, इंट्रैक्शन फोर्स उसको कहा जाता है, यहाँ नीचे लिखा भी गया है। यानी इनके बीच में ए इंट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच में बी इंट्रैक्शन फोर्स है, या अन्योन्य क्रिया बल है, और ये क्या हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है इन दोनों के बीच में। जब इसको मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बन गया, ये जो यहाँ जो इसमें ये विलयन तैयार हो गया, ये बन गया विलयन। अब इस विलयन के अंदर तीन प्रकार के इंटरेक्शन हो रहे हैं, एक तो विलेय के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दूसरा विलायक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और तीसरा विलेय और विलायक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। यानी ए का मतलब हो गया विलेय के बीच में इंटरेक्शन, बी का मतलब हो गया, इस बी का मतलब हो गया विलायक के बीच में इंटरेक्शन, और ए का मतलब हो गया विलेय और विलायक के बीच में इंटरेक्शन। इस चीज़ को आप जो है यहाँ से समझ गए, इंटरेक्शन यानी अन्योन्य क्रिया यानी आकर्षण कह लीजिए। अब क्या होता है, टोटल बात यह है कि जो यहाँ पर है, यहाँ जो है कि विलेय और विलायक का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वो कम होता है, लोअर देन है ए बी इंटरेक्शन। मतलब ये अधिक इंटरेक्शन है, ए और बी के बीच का जो फोर्स है वो अधिक शक्तिशाली है। कहने का मतलब है ये फोर्स क्या है, इनके बीच में जो फोर्स ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, या ए और बी के बीच में जो बल लग रहा है, वो ए और बी बल यानी विलेय और विलायक के बीच लगने वाले बल से क्या है, ज़्यादा है, अधिक है, ग्रेटर या लोअर देन है, यानी ये कम है। इनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया बल है वो कम है, और इनके बीच में अन्योन्य क्रिया बल क्या है, अधिक है। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो विलयन जो है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलित होंगे।
उनके बीच में अगर ऐसा जो है इंट्रैक्शन फोर्सेस अगर ऐसे होंगे, विलेय विलायक का इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा विलेय विलेय से या विलायक विलायक से, तो हमारे पास जो डेविएशन होगा या जो विचलन होगा वो हमारा ऋणात्मक विचलन होगा। ये इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कोई ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है, एक तो ये इस पर क्वेश्चन आता है कि ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है, तो इसके अंदर क्या है, ऋणात्मक विचलन इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि जो विलयन होता है, विलयन में विलेय और विलायक के बीच इंट्रैक्शन फोर्स यानी अन्योन्य क्रिया बल विलेय विलेय और विलायक विलायक से अधिक होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया बात। आप आंसर इसको लिखिए और क्वेश्चन बनाइए कि भाई ऐसा नेगेटिव डेविएशन क्यों शो होता है, और उसके पीछे नेगेटिव डेविएशन को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इस पर हम आगे भी अभी बात करेंगे। अब हमारे काम में यहाँ जो दिखाया गया है ये जो है वाष्प दाब कह लीजिए इसको हम वाष्प दाब ले लेते हैं। यहाँ पे ये वाष्प दाब हो गया, इसमें यहाँ ऊपर की तरफ ये वाष्प दाब है, ये ग्राफ है, इसमें वाष्प दाब लिया गया है और इस तरफ को हमारे लिए गए हैं मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, जिसको हिंदी में मोल अंश लिख रहा हूँ, मोल अंश। अब ये जैसे राउल्ट के नियम के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिखते थे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ काई ए बराबर 0 मैंने लिख दिया, और तो नीचे इसी के ठीक नीचे लिख देना है काई बी बराबर 1, 1 0 1 1। इधर क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे काई ए इक्वल टू 1 और यहाँ लिखेंगे आप काई बी इज इक्वल टू 0। मतलब एक अगर 0 इधर लिख रहे हैं तो उसी के साथ यहाँ पर आपको उसको 1 लिखना है, और इसी के बाद जो है 1 लिखना है तो यहाँ इसको 0 लिखना है, और ये इस तरह से होना चाहिए, 0 और 1 होना चाहिए। अब ये जो इसका जो वाष्प दाब है वो इस तरीके से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ को, ये तो ये जो वाष्प दाब होगा इसको हम लिखेंगे पी ए, यानी ये ए का वाष्प दाब है और ये ए के मूल अंश है, जैसे हम ए और बी को मिला रहे थे अभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है पी ए 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अभी इस पर क्या बात होती है इस पर हम अभी बात करेंगे। तो काई बी क्या है आपका, काई बी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एरो को मत कंसिडर करिए, यहाँ ये इस तरीके से इस तरफ को बढ़ रहा है और यहाँ पे हो जाएगा पी बी 0, और ये हो जाएगा आपका ये वाला रेड जो है ये नीला वाला, ये हो जाएगा आपका पी बी, ये पी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है पी ए बी बराबर पी ए है ना धन पी बी, पी ए धन पी बी, इसको रिप्रेजेंट करती है। ये राउल्ट का नियम भी है, एक तरह से राउल्ट का नियम है, पी ए बी बराबर पी ए धन पी बी, इस तरीके से राउल्ट का नियम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है ए पी, इसके अंतर्गत जो हमारे पास पी ए है ये तो ए का वाष्प दाब हो गया, मतलब ए का मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर लिखा था, तो विलेय का वाष्प दाब हो गया, ये ठीक हो गया। और पी ए 0 क्या हो गया, ये हो गया शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब। पी ए क्या हो गया, शुद्ध अवस्था में, मतलब इसको शुद्ध अवस्था में कह सकते हैं आप, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब हो गया, ए का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब हुआ ये। ठीक है, और तो ये क्या हुआ, ए का वाष्प दाब कहाँ, ये विलयन में, इतना आप ध्यान रख लीजिए, विलयन में। ठीक हो गया, यानी विलयन में, ये कहाँ है, विलयन में जब प्रेजेंट है ए तो तब का वाष्प दाब है, ये उसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। ठीक हो गया, इसी तरह से बी का भी हो जाएगा। और पी ए बी क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये कुल विलयन का कुल वाष्प दाब है। पी ए बी क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब। इसी तरह से पी बी भी हो गया विलयन में बी का वाष्प दाब, और पी बी 0 का मतलब हो गया शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जब ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, यानी ऋणात्मक जो इसमें जो ऋणात्मक विचलन जो प्रदर्शित होता है वो किस तरीके से दिखाया जाता है उसको हम अभी बात करेंगे। तो ये तो राउल्ट का नियम प्रदर्शित हो रहा है इस तरीके से। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब हर चीज़ जो है क्या हो जाती है, घट जाती है। तो मैं इसको एरो से दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ जो है डेविएट हो जाता है इस तरीके से। ठीक हो गया, हर ग्राफ जो है नीचे की तरफ डेविएट होता है, दूसरा हर ग्राफ जो है नीचे की तरफ डेविएट होता है। पॉजिटिव वाले में हर ग्राफ ऊपर की तरफ डेविएट होता है, तभी तो पॉजिटिव हुआ। ये तो नेगेटिव है तो इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। ये वाला ग्राफ भी आपका जो है नीचे की तरफ डेविएट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर की तरफ हो गया, नेगेटिव डेविएशन में जो है ये नीचे की तरफ डेविएट हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ऋणात्मक विचलन हो जाता है। अब इसके पीछे जो रीज़न थे वो तो क्या था कि भाई इसके पीछे रीज़न था ए इंट्रैक्शन
और BB इंटरेक्शन लोअर देन थे AB इंटरेक्शन से। यही तो अभी हमने पढ़ा था। एक तो ये पढ़ा था कि जो विलेय विलेय और विलायक विलायक का जो अन्योन्य क्रिया बल होता है वो विलयन में AB, विलेय और विलायक कह सकते हैं आप, विलेय और विलायक के बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं उनसे जो है कम होता है। ये कम है, ये ज़्यादा है। और इसी तरीके से हमारे पास जो हम बात करते थे PA B की हमने बात की थी अभी, PAB ये भी कम होता है किससे, PA0 काय A प्लस PB0 काय B से, ये भी था। और डेल्टा H मिक्सिंग क्या था, डेल्टा H मिक्सिंग जो था वो था, ये भी कम था, लोअर देन 0 था। और डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो भी क्या था, लोअर देन 0 था। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट्स ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट्स ये, तीसरा पॉइंट से, चौथा पॉइंट से। 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर जो दिखाई देंगे, 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 के 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं इस तरीके से। और पॉजिटिव डेविएशन में ये ग्रेटर हो जाते हैं सब, कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं। और राउल्ट के नियम में ये सब इक्वल हो जाते हैं। 3 चीज़ें मैंने बता दी, इसी तरीके से तो याद करना है आपने। यदि राउल्ट के नियम में इन चीज़ों को लिखेंगे तो ये सब इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल के साइन आ जाएंगे। और नेगेटिव डेविएशन में ये कम हो जाएंगे जो आगे के तरफ के दिखाई दे रहे हैं, और पॉजिटिव डेविएशन में ये बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर इस बात को आप जो है समझ गए और दोनों के दोनों चीज़ों को आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना करके। ठीक है, यहाँ आप इसको जो है देख लेंगे। आगे जो हमने बात की थी वो इस तरीके से बात किया था, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी सेम इसी तरह से लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। इतना मेरे ख्याल से आप इसको अपनी कॉपी में बनाते रहेंगे तो आपको जो है ये, इसके बाद इसको अपने हिसाब से आप जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फिलहाल जो है उसको समझना है, समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको बड़ी आसानी से आप दोबारा लिख सकते हैं। तो आगे मैं अब बढ़ रहा हूँ इसमें, इनके कुछ एग्जाम्पल्स में। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ हैं। वो एग्जाम्पल हैं कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी नेगेटिव डेविएशन जो है, नेगेटिव जो इनमें डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन की हम बात करते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। वो क्या हैं, हमारे पास जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होंगे उनमें ज़्यादातर आपके अम्ल होंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्या होंगे, अम्ल होंगे। पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में अम्ल होंगे, और पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल में ज़्यादा क्या होंगे, एल्कोहल होंगे, एल्कोहल्स होंगे। पॉजिटिव डेविएशन में एल्कोहल होंगे और एसीटोन जैसे कुछ चीज़ें होंगी। एल्कोहल एक पार्ट एल्कोहल होगा, एक पार्ट एसीटोन होगा। इस तरीके से आप जो है उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे अम्ल होंगे, जैसे HNO3 एक अम्ल है, दूसरा HCl आपका अम्ल है, HCHO ये फॉर्मिक अम्ल है, ये आपका एसिटिक एसिड है। सारे एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें, एसिटिक एसिड वाला ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, तो आपको ढूंढना है। या तो एल्कोहल अगर उसमें मिलता है किसी में भी तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन में आप यदि कोई भी अम्ल आपको मिलता है तो आप जो है बड़े आसानी से गैस कर सकते हैं, अपने आंसर को लिख सकते हैं कि अम्ल जहां पर भी मिलेगा, HNO3 अम्ल है, ये सारे मैंने जो रेड किए ये सब अम्ल हैं, क्योंकि देख पा रहे हैं सब हाइड्रोजन आयन देंगे, ये अम्ल हैं। और साथ में वाटर है, वाटर का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, वाटर है। यहाँ पर एक मेथेनॉल है तो ये इसको एक्सेप्शन मान लीजिए आप जो है, लेकिन पेरिडीन है। इस तरीके से ये देख लें। एसिड्स देख लें, एसिड्स का जहाँ पर मिलेगा वो है, लेकिन जहाँ पर अल्कोहल होगा तो उसके साथ दूसरी चीज़ होगी। फिर पॉजिटिव डेविएशन में अल्कोहल के साथ दूसरी चीज़ होगी, उसके साथ ये अम्ल नहीं होगा। इस तरीके से तो अम्ल को कंसीडर करना है। अम्ल आपको दिखे तो आपका ऋणात्मक डेविएशन होगा, और यदि अल्कोहल आपका दिखे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स को नोट करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको आगे मिल सकते हैं। किसी कोई कंपटीशन भी देंगे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ऋणात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें अंदाज लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो एक तरीका है, हल्का सा गैस है कि भाई यदि अम्ल होंगे तो नेगेटिव होगा, अल्कोहल और एसीटोन होंगे तो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ठीक हो गया, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, यानी दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको। पॉजिटिव डेविएशन भी क्लियर हो गया और नेगेटिव डेविएशन भी आपका क्लियर हो गया। इस तरीके से आप डायग्राम के साथ इसको जो है अपनी कॉपी में बनाइए, तो आपको जो है ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगले एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम इस पर आगे। आइए देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं लिखता हूँ
क्योंकि इसका क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, कई बार लिखने के लिए पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यानी हमारे पास क्या है, एजियोट्रॉपिक, इसको ये इस नाम से भी ज़्यादा आता है, हिंदी में लिखा रहेगा ऐसे, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, ऐसे करके भी इसको लिख दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। यानी इसको इस तरह से भी पुकार लेते हैं, हालांकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है तो हम इसको एजियोट्रॉपिक मिश्रण कह रहे हैं, तो इसको इस तरीके से भी बोला जाता है। और दूसरा स्थिर क्वाथी, तो ये इसका नाम है ही स्थिर क्वाथी। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट्स इसमें है कि ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है। संगठन कंपोजिशन, संगठन जो है कंपोजिशन जो है समान होता है। कंपोजिशन का मतलब उसमें जो मात्रा है वो बराबर होती है। कंपोजिशन का मतलब मात्राएं जो है बराबर होती हैं। अभी इसको डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसा मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलता है। ऐसे मिश्रण का निश्चित ताप पर उबलना, उबलना का मतलब क्या हो गया, निश्चित ताप पर उबलना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्वथनांक की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वथनांक की। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसको बीपी से हम दिखाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक की बात करें कि ऐसे मिश्रण का क्वथनांक निश्चित होता है। ऐसे मिश्रण का क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, निश्चित है ना। जल का क्वथनांक क्या है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो निश्चित है। ऐसे ही जब मिश्रण हम बनाते हैं तो ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक जो है निश्चित होता है उनको हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये स्थिर क्वाथी विलयन उसको कहते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन ये आपका 9th में हमने पढ़ा था। आसवन जो होता है, आसवन तो सिंपल जो आसवन होता है क्या होता है कि आपने पानी गर्म किया, गर्म करने पे उसकी भाप बनाई, उस भाप को ठंडा किया, फिर से पानी बना दिया, उसको तो आपने क्या कहा, आसवन कहा, है ना। उसको क्या कहा, आसवन कहा। प्रभाजी आसवन क्या होता है कि जैसे मैं छोटा सा चित्र बना करके आपको समझाता हूँ। प्रभाजी आसवन क्या होता है कि इस तरीके से मान लीजिए कोई फ्लास्क है, इसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर एक कॉर्क लगा दिया हमने ऐसे करके, और इस पर एक ऊपर से इस तरह का कोई एक पार्ट लगा दिया हमने ऐसे करके, इसके ऊपर इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक पार्ट है ये, इस तरीके से ऐसे करके। फिर इसके बाद इसको आगे जो है ठंडा करके इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये इस तरह का एक सिस्टम लगाते हैं। अब इसमें जो है मिश्रण भर दिया जाता है, इसके अंदर मिश्रण भर दिया जाता है, तो एक मिश्रण की वाष्प बनती है तो वो ऊपर जाती है, फिर इनसे टकराती है, वापस आती है, और एक ही मिश्रण की वाष्प यहाँ जाती है। तो ऐसे मिश्रण, इसको हम प्रभाजी आसवन बोलते हैं। इसमें हम जो है दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं जिनके क्वथनांक में लगभग जो है 18-20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है क्वथनांकों में, उनको हम अलग कर सकते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा। लेकिन स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के संबंध में, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। ऐसा मिश्रण जिसका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, ऐसा मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलता है, ऐसे मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण का संगठन जो है वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में समान होता है, निश्चित ताप पर उबलता है, प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। आइए अब आ जाइए इस चित्र पर आ जाइए। ये हमारे पास 2 हैं द्रव हैं, ए और बी। एक को विलेय मान सकते हैं आप और दूसरे को विलायक मान सकते हैं आप, ठीक है। एक को विलेय मान लिया, दूसरे को विलायक मान लिया। अब यहाँ पर जो XA लिखा है ये जो है इसके मूल अंश हैं, XB जो है इसके मूल अंश हैं। ये मूल अंश हैं, मूल अंश का मतलब संगठन हो गया। अब ये जो विलयन है, इस विलयन के अंदर, ये विलयन के अंदर जो हमारे पास लिक्विड अवस्था, क्योंकि जब इसको आप जो है गर्म करेंगे तो इसकी वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। तो जो लिक्विड अवस्था में जो इसके जो लिक्विड अवस्था में इसके जो मूल अंश हैं वो इसकी वाष्प अवस्था में भी समान होंगे। लिक्विड अवस्था और वाष्प अवस्था में क्या होंगे, समान होंगे। उसी तरह से आपका लिक्विड बी का भी इसी तरह से रहेगा। मतलब किसके अंदर, विलयन के अंदर। हम विलयन के अंदर बात कर रहे हैं कि लिक्विड ए के, क्योंकि जब इसकी लिक्विड बनेगी ना, जब इसका वाष्प बनेगा तो जो वाष्प यहाँ बनेगी उस वाष्प अवस्था और इसकी जो द्रव अवस्था है उसमें जो है इनका जो मूल अंश है वो इक्वल हो जाएंगे, और इसी तरह से दूसरे के भी मूल अंश जो है इक्वल हो जाएंगे द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में। तो ये हम लोग जो है इस पहले वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो संगठन समान होने की हम बात कर रहे थे कि लिक्विड अवस्था और वाष्प अवस्था में जो है इनके मूल अंश जो है बराबर हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें।
नेक्स्ट इसमें है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के प्रकार, यानी इसके जो हैं प्रकार भी हैं, तो वो तो आप समझ गए। अब देखिए इसमें लिखते भी रहिए साथ साथ में और समझते रहिए। दूसरा जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के प्रकार हैं, तो ये जो है दो प्रकार का है, एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है। पहला क्या है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दोनों में देख सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। दूसरा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। दो पार्ट्स होते हैं आपके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के, दो प्रकार हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के। एक प्रकार है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा प्रकार है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ये जो हैं आपके दो प्रकार इसके अंदर होते हैं, तो इनको आप नोट करें दोनों प्रकारों को इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पहले प्रकार की, यानी न्यूनतम स्थिर क्वाथी। पहले प्रकार की हम बात कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होता है। अब देखेंगे इसके लिए डेफिनेशन क्या है कि ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है, यानी उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। अभी एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। देखेंगे यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एल्कोहल है आपका, ये एल्कोहल की बात यहाँ पर, ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एथेनॉल है, एथेनॉल प्लस वाटर, यानी कितना प्रतिशत एथेनॉल, 95% एथेनॉल और 5% H2O को जब मिला दिया जाए तो क्या होता है, एक मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी यहाँ पर देखेंगे अब आप पहले वाले बिंदु को हम बात कर रहे हैं, पहले वाले बिंदु को समझा रहे हैं कि ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक ये दिए गए बॉइलिंग पॉइंट उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। यानी यहाँ पर जो ये बिलियन, इन दोनों को मिला करके जो बिलियन बनाया गया, कितने को मिलाया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 95% आपका एथेनॉल है, इसके अंदर 95% एथेनॉल है इस बिलियन के अंदर, और 5% इसके अंदर H2O है। ठीक है, अब जो है एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। जल का आपको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना है, ये जो बिलियन बनाया गया, इस बिलियन का जब क्वथनांक नापा गया तो ये क्या है 78 डिग्री सेल्सियस। यानी इन दोनों से क्या है, कम है, इन दोनों से क्या है, कम है, अपने घटकों के क्वथनांकों से कम है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि अपने घटकों के क्वथनांक से कम है, यानी अल्कोहल से कम है और जो है आपका जल से कम है, दोनों घटकों के क्वथनांकों से कम है। यहाँ पर 78 है, यहाँ पर अल्कोहल का 78.5 है, जल का 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिश्रण का कितना है, जब बिलियन तैयार किया गया उस मिश्रण का 78 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर ये कम आ गया, इसलिए इसको आप क्या कह रहे हैं, मिनिमम कह रहे हैं, न्यूनतम कह रहे हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कह रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या है, ये मिश्रण राउल्ट के नियम से बहुत अधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी न्यूनतम, यहाँ पर फिर याद करना है कि ये जो न्यूनतम है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले बनाते हैं। धनात्मक विचलन जिनमें होता है कहाँ से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अधिक धनात्मक वाली बात आई है, अधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से। यानी राउल्ट के नियम से मतलब अधिक धनात्मक विचलन क्या होता था, धनात्मक विचलन में PAB क्या होता था, ग्रेटर होता था PA0 धन PB0 B, ये था। दूसरा क्या था, डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर था 0 से, डेल्टा V मिक्सिंग था ग्रेटर था 0 से। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसको याद रखना है। ठीक है, ये बिंदु थे आपके धनात्मक विचलन वाले प्रदर्शित करने वाले जो राउल्ट के नियम से प्रदर्शित कर रहे थे। तो ऐसे मिश्रण ही जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरे बिंदु पर आते हैं।
नेगेटिव वाले पर हम आते हैं अब ऋणात्मक, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले पर आते हैं अधिक ऋणात्मक। चलिए अधिकतम वाले पर आते हैं। दूसरा बिंदु आता है, ये आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दूसरा क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी अधिकतम। तो ये ठीक पहले वाले का उल्टा है। ऐसा मिश्रण, इसमें क्या डेफिनेशन है इसका? ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है। पहले वाले में क्या था? कम था। बिल्कुल आप समझ गए उस चीज को, है ना। पहले वाले में कम था, इसमें क्या है? ज्यादा है। आइए देखते हैं इसमें क्या हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है 68% HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। एक है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल लिया कितना प्रतिशत? 68%। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 86 डिग्री सेल्सियस। ओके, 86 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या था? ये था हमारे पास HNO3। और हमने क्या दूसरा क्या लिया? वाटर लिया कितना? 32%। और वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये जो मिश्रण तैयार हुआ या जो विलयन तैयार हुआ, यहाँ पर जो मिश्रण या जो विलयन हमारा तैयार हुआ, इस विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 120.5 डिग्री सेल्सियस। 120.5 डिग्री सेल्सियस ये इसका जो है क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब ये तो अगर हम इसको अकेले उबालेंगे तो 86 डिग्री सेल्सियस पर उबाल जाएगा। यदि हम इसको अकेले उबालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। यदि हम इस कंडीशन में इनको मिला दें 68% और 32%, जब इनका मिश्रण तैयार होगा, यदि हम उसको उबालने की कोशिश करेंगे तो वो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? बढ़ गया। जब बढ़ गया तो हमने उसको क्या कहा? अधिकतम कहा। हमने उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा। अधिकतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी हमने उसे कहा। अधिकतम जो है अधिकतम कहा। अब दूसरा क्या है कि ये मिश्रण राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या था कि P ऋणात्मक नेगेटिव डेविएशन क्या था कि PAB लोअर देन होता था किससे? PA नॉट काई A से प्लस PB नॉट काई B से, है ना। डेल्टा H मिक्सिंग क्या था? डेल्टा H मिक्सिंग था लोअर देन 0। डेल्टा V मिक्सिंग क्या था? डेल्टा V मिक्सिंग लोअर देन 0। 3 पॉइंट ये भी नेगेटिव के थे। तो ऐसे विलयन जो बहुत ज़्यादा डेविएट होते हैं राउल्ट के लॉ से, उनमें मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ ये होती हैं, क्योंकि लोअर देन 0 है तो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये सब जो है। ये अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो ऐसे विलयन हमारे जो हैं वो कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाते हैं। अधिकतम स्थिर क्वाथी क्वथनांकी स्थिर क्वाथी सॉल्यूशन ये बनाते हैं। आई थिंक आप इन दोनों पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने जो है इनके नोट्स तैयार करिए आप अपने उससे। यदि आप उनके नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपको जो है पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। दोनों पॉइंट्स को बड़ी अच्छी तरह से समझाया, इनकी डेफिनेशन को समझाया, और मतलब कैसे आप लिखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन जो है इसमें है। और ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है करेंगे। इतना ही आज हम कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम फिर कल जो है एक नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे जो इन सब से अलग होगा। ये जो है इन सब से अलग होगा। कल इसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो फिर दोबारा से वीडियो देख करके आप जो है अपने नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। ओके, गुड नाइट।